एलओसी के पहले भी और एलओसी के बाद कई बड़ी जंगें हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच। उन्नीस 1999 की जंग से एक साल पहले ही बॉर्डर पर तनाव शुरू हो गया था। मकसद था सियाचिन ग्लेशियर तक सप्लाई रुकवा देना और इस मकसद के चलते कारगिल की लाइफलाइन NH-1 हाईवे पर बार बार हमले किए गए और 3 मई 1999 से कारगिल की जंग की शुरुआत हो गई। तो कारगिल के द्रास ब्लॉक में है करीबन 23 गांव और इन 23 गांव में हमको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलने वाली हैं जो यहाँ पे हमें बता सके कि बॉर्डर पर लाइफ कैसी रहती है। तो अभी उन्हीं गांव में से हमारी कोशिश है कि हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढें जो हमारी कहानी में कुछ एक कंट्रीब्यूशन दे पाए, है ना मुनीब? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं तो उस वक़्त तकरीबन लड़कपन ही था, छोटा था। 1947 में 1965 में तो मैं मुलाजिमत में ही था। फिर 1971 का भी देखा, फिर 99 का भी देखा। इलाक़े को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। 99 की वार में तो बिल्कुल यहाँ से इलाका बिल्कुल खाली हो गया। उधर सांको ब्लॉक में पानी खड़ तक बाकी जगहों में जाने के बगैर चारा ही नहीं रहा, इतनी शिलिंग हो गई। ये गोशन तो बिल्कुल टाइगर हिल के बिल्कुल बेस पे लोकेटेड है जैसा लग रहा है ना। द्रास सब डिवीजन आप चौक्याल से लेके मटाइन तक उश्कू वैली सारा आपके जो 10-15 गाँव वो पूरी तरह, क्योंकि यहाँ पे गोले गिरते थे तो बुरी तरह से, खासकर लाइव स्टॉक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बाकी फसल का नुकसान हो गया, घरों का नुकसान हो गया। किसी सोल्जर से आमने सामना तो नहीं हो गया। हमारे घोड़े वाले जाते थे, बाकी पोर्टर भी जाते थे, काम करते थे, कोई आदमी इधर नहीं रहा। फसल बो कर तो ऐसे ही छोड़ कर गए। तो आपने जैसे बताया कि जूनिपर की स्मेल से उसको मतलब ठीक होकर फ्यूचर दिखने लगता था। जी। तो कभी किसी लोकल ने उनसे पूछा कि क्या द्रास में कुछ होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं था। पूछने पे वो नहीं बताता था। वो खुद बोलते जाता था। अगर आपको अपने बारे में कुछ जानना है तो अपनी अंगूठी या कोई निशाना रखना था, तो बोलता था कि फ़लाने आदमी ने मेरे पास ये निशानी रखी है तो उसके फ्यूचर में ये चीज़ें होने वाली हैं। तो वार के बारे में या किसी दूसरे चीज़ के बारे में वो भी बोलता था कि आप लोग अच्छे काम कीजिए, बुराइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, वरना आने वाले वक्त में जो है मुश्किलात आने वाली है, बहुत परेशानियाँ आने वाली हैं, घर बर्बाद होने वाले हैं। तो लोग समझ जाते थे कि ये शायद कुछ वार के बारे में बता रहा है। मैंने 99 का वार देखा है मैं अपनी आँखों से। टाइगर हिल और तोलोलिंग से जो थे गोलाबारी, बहुत ज़्यादा गोलाबारी होती थी। उस रात को हम अपने घर में ही ठहरे थे और एक गोला हमारे घर के बाहर वाले कमरे को हिट कर दिया। तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि सारी खिड़कियाँ दरवाजे सब टूट गए। फिर उसके बाद जब दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर वाले कमरे का छत ही नहीं था, ऊपर तारे नज़र आ रहे थे। और वो रात हमने बहुत मुसीबत में गुजारी। वो रात, तो उस रात को आप लोग मतलब ये नहीं था, बंकर नहीं बने हुए थे किसी घर के? बंकर तो बाद में बने, 99 के बाद में बने। तो फिर उसके बाद हम मुश्कू भाग गए। देखो, हमने सोचा मुश्कू को सेफ समझा हमने। हाँ। बाद में पता चला कि मुश्कू ही तो बैटल ऑफ वार है, वहाँ पे ही तो वार हो रही। जब हम मुश्कू पहुँचे तो वहाँ तो बहुत हालत ख़राब था। फिर हम भाग गए संकू। तो क्या एक जंग सिर्फ उस देश की आर्मी की वजह से जीती जा सकती है, या उस जंग को आधा जीतने के पीछे वहाँ के लोकल लोगों का भी हाथ होता है? ये 7 मई की बात है जी। मेरा लड़का था, दूसरा भांजा था, बेड़ू चराने के लिए गए थे। तोलोलिंग नाले में बेड़ू चराने के लिए गए। 2 बजे के करीब एक नाले से 4 आदमी आए, दूसरे नाले से 6 आदमी आए। बच्चे देख के हैरान हो गए। पापा वहाँ पर जो है हो जाई बेड़ू लेने के लिए, इसलिए हमने डर के मारे लेके आए। फिर मैं वहाँ पर जाकर मैं खुद ने देखा जहाँ बर्फ़ था वहाँ से 2 आदमी जा रहे हैं वजन उठा के ऊपर बेम्बड़ के। इंटेलिजेंस का एक मेजर साहब था, उसको हमने रिपोर्ट दे दिया, सब ऐसी बात है। जब यहाँ 16 कैनेडियन से पता किया कोई पेट्रोलिंग गए, बोलते नहीं हमारी कोई पेट्रोलिंग नहीं गई है।
पेट्रोलिंग तो हेलीकॉप्टर करते हैं। इन्होंने ट्रका दिया, बोला नहीं कोई नहीं है, ये गांव वाले झूठ बोलते हैं। फिर हमने दूसरी एजेंसी थी उसको रिपोर्ट दे दिया। वो 2 दिन के बाद मुझे खुदाना आया, आने के बाद मुझे ढूंढा, मुझे ढूंढने के बाद हम चले गए ऊपर। वही हालत था, लोग जा रहे हैं सामान लेके, जैसे वो अपने इलाके में जा रहे हैं। मुझे फिर बुलाया, आप यहाँ पर आ जाओ और फौज लेके आप बॉर्डर लाइन में जाएंगे। मुझे ब्रीफ कर दिया वहाँ से, बोला मेरे सुंदर साहब की कंपनी जो है तसर वाली पहाड़ी के ऊपर चढ़ाना, सूबेदार नियाज साहब की प्लाटून जो है गुफे वाली पहाड़ी के ऊपर चढ़ाना, और लद्दाख स्क्वाड को लेके आप जो है एलसी लेन तक जाना। द्रास में 1999 का कारगिल वॉर सिर्फ वहाँ की आर्मी ने नहीं जीता था, उस वॉर को जीतने के पीछे 50% वहाँ के लोगों का हाथ था। ये खाली मैं नहीं कह रही हूँ, उस टाइम के रिटायर्ड ऑफिसर्स, यहाँ के लोकल लोग एंड प्रेजेंट आर्मी ऑफिसर्स भी कहते हैं। बैठे बहुत सारे वॉलंटियर भी बैठे जिन्होंने काम किया, आगे जाकर मदद की, लेकिन वो नौजवानों में से थे, बहुत सारे बैठे इधर। घोड़े वाले थे लड़के, कुछ मुरादाबाद के लोग भी थे यहाँ पर जो फौज का साथ देते थे, काफ़ी सामान चढ़ाते थे। 13 मई 1999 की बात है, गोलाबारी शुरू हो गई। अब मुझे एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ का अरेंजमेंट करना पड़ा, तो अकॉर्डिंगली मैंने डिप्टी कमिश्नर करगिल को रिक्वेस्ट किया। उन्होंने वहाँ से गाड़ियाँ भेजी, ट्रकें भेजी, मैंने लोगों को भर भर के यहाँ से सांकू की तरफ भेज दिया इन्हीं जान बचाने के लिए। फिर मैं यहाँ आर्मी को पोर्टर्स और पुलिस प्रोवाइड करता था। जितनी भी फौज तुलनिंग इलाके में थी पूरा मैंने चढ़ाया हूँ। शाम के टाइम पर फौज को लेके जाता था, ऊपर जाके फौज को छोड़ना। मेरे होते हुए कोई कैजुअल्टी नहीं हो गया, अटैक में कैजुअल्टी हो गया और चढ़ते हुए कोई मेरी फौज का नुकसान नहीं हुआ। हमारा ड्यूटी था इनके साथ, जो भी यूनिट आया उनके साथ हम लोगों ने काफ़ी गाइड दिया। उसके बाद इनको सामान पूछाया हम लोगों ने, क्योंकि इतना कम एक सिविल आदमी कर सकता है, तब जाकर हमारे आर्मी को हम राशन प्रोवाइड करते हैं ऊपर तक पहुंचाने के लिए, एम्युनिशन ऊपर पहुंचा देते हैं, बाकी चीज़ें उनकी, तब फौज जंग लड़ सकती है ना। 99 के वॉर के बाद इतना कुछ हुआ, आप लोगों ने इतना कुछ देखा, लेकिन फिर उसके बाद कभी ये नहीं लगा कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर तो अभी भी है ना उस जगह पे। हमारे जो नाना जी थे वो बताया करते थे कि जब हम नया घर बनाते थे वो कहते थे कि यहाँ पे ये बॉर्डर इलाका है, किसी भी वक्त यहाँ पे जो है हालत ख़राब हो सकते हैं, पैसा बचा के रखो, ज़्यादा नहीं खर्चाओ। तब 99 में हमें अंदाज़ा हुआ कि वो जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था। तो उसके बाद हमें लगा कि हमें ये इलाका छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ कि यहाँ लोग बहुत डेवलप हो गए। उसके बाद 2002 में फिर गोलाबारी हुई। तो मुझे लगता है अब अगर फिर होगा तो लोग घरों में ही बैठेंगे, क्योंकि अब उन्हें पता है, लोग इसी के साथ जीना उन्होंने शुरू किया है। लेकिन अपने इलाके को कोई नहीं छोड़ता। हाँ, छोड़ता नहीं अपने इलाके को। इलाका जो है अपना वतन है ना। बिल्कुल डर तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगता है जी, इसके बाद तो डर नहीं लगता है। दुनिया भाग रही, आप किस लिए यहाँ बैठे हैं? मैंने बोला बेटा नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं बैठूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग चले जाओ यहाँ से। मैंने बोला मैं बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना है। मैं फौज से रिटायर आया था, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं जाऊँगा, मुझे कोई पूछेगा यूसुफ साहब आपने इतनी सर्विस करके आया तो आपने कोई लड़ाई लड़ा तो मैं क्या जवाब दूँगा। मैंने नागालैंड में नौकरी की, इतनी ख़तरनाक जगह थी, वहाँ पर भी मुझे कोई मौका ऐसा नहीं मिला। ये पहली बार चांस मिला, मुझे बहुत खुशी हुई इसके पर कि मुझे मौका मिला। तो इन 4 जंगों में कारगिल वालों की कंट्रीब्यूशन जो है वो बयान नहीं किया जा सकता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि किसी भी एक जगह से कारगिल वालों को एक सर्टिफिकेट नहीं मिला। बाकी उन्होंने बहुत वीर चक्कर भी लिया, महावीर चक्कर भी लिया। हमारे लोगों ने पता है इधर गन लेके उस पहाड़ के ऊपर गन एम्युनिशन सब ले जाके फिर आर्मी को लिया, आ जाओ आप फायरिंग करो। लेकिन जिक्र नहीं आता है, नहीं आए, कोई बात नहीं, हमने कौम के लिए किया है। थोड़ी खुशी थोड़ी गम, किसी का इंटरव्यू लेने के बाद यही होता है यहाँ पे, और कारगिल वॉर की स्टोरी जानने पे यही होता है, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैमरा पे नहीं बोली जा सकती और अभी आपको बता भी नहीं सकते।